आज एक चीज और है, 17 अक्टूबर को मैं एक बात और बता दूं, आज अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस है। यानी गरीबों के उन्मूलन के लिए कोई दिन रखा गया था जो 17 अक्टूबर था। और कल ही परसों एक इंडेक्स आया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, 121 मुल्क उस इंडेक्स में शामिल हैं और आपको खुशी होगी ये जानकर कि हम 107वें नंबर में। अब मैं दावत दे रहा हूं अपने जिले के कप्तान एडवोकेट मोहित फरगानी साहब को कि वो आए और अपने ख्यालों का इजहार करें। तालियां बजाते करें जब कोई आए करें। आइए साहब। मंच पर तशरीफ फरमा पश्चिम उत्तर प्रदेश अध्यक्ष आली जनाब मेहताब चौहान साहब, उत्तर प्रदेश के मुख्य महासचिव हमारे सरपरस्त एडवोकेट शमीम तुर्क साहब, संबल के पूर्व प्रत्याशी प्रदेश सचिव जनाब मुशीर तरीन साहब, संगठन महासचिव पश्चिम उत्तर प्रदेश जनाब हाफिज वारिस साहब, पश्चिम उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष कांट विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी जनाब रईसुद्दीन मलिक साहब, प्रदेश महासचिव यूथ जनाब एहतशाम मंसूरी साहब, संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश ज़कीर आइनी साहब, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य साजिद सैफी साहब, प्रदेश कार्यकारिणी पश्चिम उत्तर प्रदेश सदस्य डॉक्टर गुलफाम साहब, संयुक्त सचिव, और इस प्रोग्राम की निजामत कर रहे हमारे बड़े भाई आमिल एडवोकेट साहब, कांट नगर पंचायत से अभी समाजवादी पार्टी छोड़कर मजलिस ज्वाइन करने वाले संभावित प्रत्याशी जुल्फ़िकार ठेकेदार साहब, विधानसभा अध्यक्ष कांट जनाब कमरुद्दीन साहब, नगर अध्यक्ष जनाब मोहम्मद नफीस सैफी साहब, मौलाना मुनफ साहब, रब्बानी साहब, विधानसभा अध्यक्ष कुंदरकी जनाब आलमगीर साहब, मुर्तज़ा पाशा साहब और महानगर महासचिव जनाब तारिक अनवर साहब, और इस प्रोग्राम को सजाने वाले जनाब अरशद सैफी साहब, और पाकबड़ा में मजलिस की अलग जगाने वाले पूर्व नगर अध्यक्ष और संभावित प्रत्याशी जनाब रियासत हुसैन सैफी साहब, और आप सभी अस्सलाम वालेकुम। शाम दर शाम एक शेर के साथ मैं अपनी बात का आगाज करता हूं। शाम दर शाम जलेंगे तेरी यादों के चिराग, नस्ल दर नस्ल तेरा दर्द नुमाया होगा। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी जनाब सर सैयद अहमद साहब की यौम पैदाइश है। आज ही के दिन 17 अक्टूबर सन 1817 में आपने दिल्ली की सरजमीन पर आपकी पैदाइश हुई। आज हमारी और आपकी कम्युनिटी में जो शिक्षित लोग हैं वो जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की क्या अहमियत है और सर सैयद अहमद की क्या अहमियत है। आज के दिन अगर सर सैयद अहमद का जिक्र ना किया जाए, उन्हें खिराज अकीदत ना पेश की जाए तो शायद ये बेईमानी होगी। सर सैयद अहमद खां वो शख्सियत थे जिन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत जब हिंदुस्तान में थी तो उन्होंने सोचा कि मुसलमानों के हालात और हिंदुस्तानियों के हालात क्या हैं। उन्हीं हालातों को समझते हुए और ये फिक्र करते हुए कि मेरी कौम किस गर्त में चली जाएगी, क्योंकि उस टाइम जो एजुकेशन की स्थिति थी वो ज़्यादा बेहतर नहीं थी, उन्होंने सोचा और समझा। सर सैयद अहमद खान ने और तमाम जो हो सकता था वो उन्होंने काम किए। (1859) में सर सैयद अहमद खान ने मुरादाबाद में गुलशन स्कूल की स्थापना की। 1863 में गाजीपुर में विक्टोरिया स्कूल बनवाया। 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गाजीपुर में।
और 1857 में अलीगढ़ में एक स्कूल, एक मदरसे की स्थापना की, जो 1875 में जाकर मॉमडन ओरिएंटल एंग्लो कॉलेज के रूप में बना, और जो आगे चलकर 1920 में एक मायनाज यूनिवर्सिटी, जिसका पूरी दुनिया में नाम है, जिसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वो बना, जिसमें आपके और हमारे बच्चे तालीम लेने के लिए तरसते हैं, वो लिए हैं। सर सैयद अहमद खां की, जिन्होंने वो यूनिवर्सिटी बनाई, उस यूनिवर्सिटी के लाखों नौजवान, बल्कि लाखों, उस चमन के लाखों फूल पूरी दुनिया में सर सैयद अहमद खां का नाम रोशन कर रहे हैं और हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। देखिए, 1920 के बाद 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ। जब मुल्क आज़ाद हुआ तो मुल्क को चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत पड़ी। बाबा भीमराव अंबेडकर जो थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसने इस संविधान को ड्राफ्ट किया, और संविधान 1900 लागू हो गया। हमारे संविधान में भारत के नागरिकों के लिए कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं। वो मूल अधिकार हैं कि कानून के समक्ष सबको समान अधिकार मिले, यानी कानून सबके साथ समान व्यवहार करे, एक सा व्यवहार करे। धर्म का प्रचार प्रसार हर मजहब के लोग अपनी आजादी से करें। शिक्षा में सबका अधिकार हो और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो हर किसी के लिए, कोई भी अपनी बात कहीं भी रख सके। ये कुछ मूल अधिकार हैं जो भारत के संविधान ने इस देश के नागरिकों को दिए हैं, और इस मूल अधिकारों का संरक्षक संविधान ने भारत की सरकार को नहीं बनाया है। मूल अधिकारों का संरक्षक संविधान ने इस देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को बनाया है। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि अगर कहीं मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो उसकी रक्षा करे। जहां सबको शिक्षा का अधिकार है, वहीं एक तरफ इस मुल्क में 2014 के बाद में आपने देखा होगा कि हालात किस तरीके से बदले हैं। एक मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत एक विशेष धर्म को टारगेट किया जाता है। हर तरीके से उन्हें नाम पूछकर, उनका धर्म पूछकर, उनके धर्म की निशानियां देखकर, उनके धार्मिक इदारों को टारगेट किया जाता है और किसी तरीके से उन्हें मिटाने की कोशिश की जाती है। इसी की मिसाल है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक संस्था है जो यूनिवर्सिटी को देखती है और भारत सरकार के अंडर में आती है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, देखिए, सबको जब समानता का अधिकार दिया हुआ है संविधान में तो सबसे समान व्यवहार होना चाहिए, लेकिन अभी इसी वर्ष की बात है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो यूनिवर्सिटियों को ग्रांट देती है चलाने के लिए, उसने बहुत बड़ा एक काम किया। जामिया मिलिया इस्लामिया जो एक यूनिवर्सिटी है सेंट्रल की, उसके बजट में जो 20-21 का बजट था वो 479.83 करोड़ का था, उसे काटकर 411.10 करोड़ कर दिया, यानी बजट में कटौती कर दी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बजट 2020-21 में 1520.10 करोड़ था, इसे काटकर 1214.63 करोड़ कर दिया, यानी यहां भी काट दिया। इसके बाद एक बड़ा काम यह हुआ कि 2014-15 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का बजट 669.51 करोड़ था, जो 2021-22 में बढ़कर 1303.1 करोड़ हो गया, यानी डबल से भी ज्यादा हो गया। तो मेरे भाई, सवाल ये उठता है कि आपके इदारों को कटौती की जा रही है और दूसरे इदारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। हर एक शिक्षा में सब समान है, सारे धर्मों के लोग जा सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? जब भारत के संविधान ने सबको बराबरी का हक दिया है तो फिर ये जाति क्यों हो रही है? यकीनन इसकी वजह है कि आपने अपनी लीडरशिप कायम नहीं की। जमाना आपको जाहिल देखना चाहता है, सब चाहते हैं कि आप पिंचर बनाएं, आप कोई ऐसा काम करें जो तालीमी ना हो। मेरे भाई, आपको ये बात समझनी होगी, आज फिर वही दौर है जो उस वक्त था जिस वक्त सर सैयद अहमद खान ने इस ज़माने का रुख बदलने की कोशिश की थी। आज एक आदमी और है जो चाहता है कि आप उठें, आपके हर हक और हुकूक की आवाज़ उठाता है। उस आदमी का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। वो भी अपने यहाँ यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, उनके यहाँ अस्पताल चल रहे हैं जहाँ मुफ्त में इलाज होता है,
बहुत कम फीस पे लोगों के अल्ट्रासाउंड वगैरह जांचें होती हैं, जो यहाँ 2200 2300 रुपये में होती हैं, वहाँ वो मुश्किल से 30 रुपये में हो जाती हैं। 10,000 से लेकर 17,000 बच्चों को मुफ्त एजुकेशन दी जाती है दारुस्सलाम में। MBBS की डिग्रियां दी जाती हैं, इंजीनियरिंग की डिग्रियां दी जाती हैं। आप जाकर एक बार देखिए हैदराबाद के निज़ाम को। अभी 1-2 दिन कबल ही हैदराबाद को जो है वर्ल्ड स्मार्ट सिटी में कुछ मुकाम हासिल हुआ है। ये हमारे और आपके लिए बड़े फ़ख्र की बात है, क्योंकि वहाँ जो निज़ाम है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और MIM पार्टी वाले लोग चला रहे हैं, और वो बेहतर निज़ाम है जो मैं समझता हूँ। देखिए, जो हमारे साथ हक तलफियाँ हो रही हैं, इन हक तलफियों की मेन वजह है कि हमने अपना सियासी वजूद नहीं बनाया। अब आप कहोगे कि भाई हमने तो विधानसभा में विधायक जी को जिताया था, कमाल अख्तर को जिताया था, 5 विधायक और जिताए थे, लेकिन मेरे भाई वो आपने विधायक जिताए थे, लीडर नहीं बनाए थे, लोडर बनाए थे। वो उन पार्टियों को गुलाम है जिन्होंने उन्हें टिकट दिया था। जब ज़रूरत होगी तो वो आपके हक की आवाज़ नहीं उठाएंगे। इस दौर में आपके हक की आवाज़, शोषित वंचितों के हक की आवाज़ अगर कोई उठाता है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। यकीनन वो आज के दौर का मर्द मुजाहिद है, जो दुनिया के किसी भी दबाने से नहीं दबता, वो अपने हक की बात कहता है। जब पार्लियामेंट में शरीयत में मुदाखलत हो रही थी तो और भी मुस्लिम MP थे, लेकिन कोई नहीं बोला। वो बोले, लोगों ने उनसे पूछा कि भाई आप क्यों बोल रहे हैं सिंगल आप? उन्होंने कहा मुझे अल्लाह के घर जाना है, मुझे अल्लाह के घर जवाब देना है, मेरा फ़र्ज़ है, कोई मुझे वोट दे ना दे, मैं अपने फ़र्ज़ को अदा कर रहा हूँ। मेरी शरीयत में मुदाखलत हो रही है, मैं गुनाहगार हो सकता हूँ, सब कुछ हो सकता हूँ, लेकिन शरीयत में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहने वाला अगर कोई वाहिद शख्स था तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी था। तो आपको उनके हक और हुकूक को समझना होगा। और देखिए, ये जो आने वाला चुनाव है, निकाय चुनाव, जिसमें पाकबड़ा में भी आपको एक चेयरमैन चुनना है, तो इसमें किसी की सरकार बनती और बिगड़ती नहीं है। 2022 में जो आपने गलती की, बहुत लोगों ने बरगलाया, बहुत से तीतर आए जिन्होंने कहा कि समाजवादी जीत रही है, समाजवादी की सरकार बन रही है। आप उनके बहकावे में आ गए, आपने एक तरफा होकर वोट दिया, लेकिन नतीजा वही रहा। आपके कोई पुरसाने हाल नहीं है। अभी बागपत में एक घटना हुई है, एक दाऊद त्यागी नाम के शख्स अपने घर से बाहर बैठे थे, 15-20 लोग आए और आके उन्हें इतना मारा कि एक ही दिन में शायद अगले दिन उनकी मौत हो गई। वजह आज तक पता नहीं कि क्यों मारा। बस किसी का शौक उठा होगा कि लाओ इसकी कुर्बानी कर दो, कुर्बानी कर दी। आपने सुना किसी के मुंह से कि किसी ने नाम भी पता हो कि भाई दाऊद त्यागी नाम का कोई आदमी मरा है? यकीनन नहीं सुना होगा। उसकी वजह है कि हम भी इग्नोर कर देते हैं। अब कि होगा भाई, चलिए ठीक है, हमारे कान पे जू नहीं रहेंगे, हम संजीदा रहेंगे, किसी बात को लेकर हम संजीदा नहीं हैं। एजुकेशन के मामले में हमारी हालत बद से बदतर हो गई, कारोबार के मामले में हमारी हालत बद से बदतर हो गई, मगर नहीं, कोई असर नहीं होता। हम वही हैं, ढाक के 3 बात। हमें वोट समाजवादी को देना है तो देना है बीजेपी को हराने के लिए। ये फर्जी नाम निहाज सेकुलर पार्टियां आपको बीजेपी का डर दिखाती हैं। बीजेपी अपनी कम्युनिटी को मुसलमानों का डर दिखाती है। मेरे भाई, नफरत की और डर की राजनीति हो रही है और नुकसान देश का होता है। ये नुकसान होगा तो देखिए भारत के हक में अच्छा नहीं होगा। हमें और हमारे हिंदू भाइयों को सबके मिलकर रहना है। आज एक चीज़ और है, 17 अक्टूबर को मैं एक बात और बता दूं, आज अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस है। यानी गरीबों के उन्मूलन के लिए कोई दिन रखा गया था जो 17 अक्टूबर था। और कल ही परसों एक इंडेक्स आया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, 121 मुल्क उस इंडेक्स में शामिल हैं। और आपको खुशी होगी ये जानकर कि हम 107वें नंबर में, पाकिस्तान से भी पीछे है मेरे भाई। 99 नंबर है पाकिस्तान का, 65 नंबर है श्रीलंका का, और भी कई मुल्क हैं। बस एक अफगानिस्तान हमसे ऊपर है, 109वां नंबर है उसका। यानी 121 में भूखों की हालत में हम 107वें नंबर पर हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं, दिन में 3 जोड़ी कपड़े बदलते हैं। पता है ये है कि एक जोड़ी कपड़े की कीमत 10 लाख रुपए है। उनका जो चश्मा है वो भी बहुत महंगा है। तो 10 लाख ना खर्च करें, भूखों को खाना दे दें, कम से कम इस देश की स्थिति तो अच्छी हो जाएगी। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने थे तो 55वीं रैंक थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की, जो आज बढ़कर 107 हो गई। आप देखिए रोजगार के क्या हालात हैं, कारोबारी कितने परेशान हैं, कोई नहीं बोलता।
आपने ऐसे नुमाइंदों को चुन लिया, हमारे माननीय सांसद जी हैं, कि उन्हें अगर संसद में 7 मिनट का वक्त दिया जाता है तो 3.5 मिनट में वो बैठ जाते हैं, बाकी का समय का वो इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। अल्लाह ने उन्हें वो सलाहियत न दी कि वो बोल पाएं। कोई आपके खिलाफ हक तलफी हो, अगर आपने देखा हो तो कहीं बता दो। शादी ब्याह में भी बहुत मुश्किल से आते हैं। देखा है किसी ने माननीय एसटीएसन साहब को? नहीं देखा ना। शादी में देखा होगा किसी की। और एक वो दीवाना है जिसे यहां से कोई मतलब भी नहीं है भाई, वो ऐशो आराम की और ऐशो इशरत की जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, उन्हें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो फिर भी आपके हक की आवाज उठाते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि उन पर फर्ज है। अल्लाह ने उन्हें इस लायक बनाया है कि वो आपकी आवाज उठाएं, तो वो आपकी आवाज उठाते हैं, क्योंकि उन्हें अल्लाह के घर जाना, उन्हें आखिरत का डर है। उन्हें यहाँ किसी के तलवे नहीं चाटने, किसी की गुलामी नहीं करनी है। मेरे भाई, आपको ये समझना पड़ेगा कि आज के दौर में कौन आपकी आवाज उठाता है। आपको देखना पड़ेगा कि हमारा कौन सच्चा नेता है, कौन नहीं है। मैं मानता हूं कि लोगों ने ये तो मान लिया है कि हाँ हमारा कोई लीडर है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, और इंशाल्लाह इस वाले चुनाव में हमें कामयाबी मिलेगी, ये दिख रहा है। तो देखिए, निकाय चुनाव करीब है। जो गलती 2022 के विधानसभा चुनाव में हुई है, आप उसे ना दोहराएं। ये लोकल का इलेक्शन होता है, या किसी की सरकार बनती बिगड़ती नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज है कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसकी तैयारी है। अगर पाकबड़ा से हमारा चेयरमैन जीता इंशाल्लाह, तो एक उम्मीद की किरण हमारे लिए जागेगी कि भाई हाँ, लोकसभा का चुनाव हम लोग लड़ सकते हैं मुरादाबाद से। तो ये आपके ऊपर है कि आप चाहते हैं कि आपके ऐसा कोई नुमाइंदा लोकसभा पहुंचे जो आपकी आवाज उठाए, तो आप पतंग के निशान का बटन दबाकर मजलिस के जो भी प्रत्याशी यहां से हो उसे कामयाब बनाएं, और अपना विकास का जो मॉडल है वो हैदराबाद की तरह करें, जहां अस्पताल भी हो, स्कूल भी हो। और एक और आपके लिए खुशकिस्मती की बात है कि ये पाकबड़ा जो है, यहाँ 2 यूनिवर्सिटी भी हैं, ऐसी ग्राम पंचायत रही थी ये, लेकिन अफसोस कि तुम्हारे किसी काम की नहीं है। कोई सरकारी अस्पताल भी नहीं है यहाँ। नालियों की हालत देखो, रोडों की हालत देखो, बहुत बद से बदतर, और यहाँ झगड़े होते हैं। आप ऐसे नुमाइंदे चुनिए जो बहन बेटियों को भी नहीं छोड़ते। अभी एक दलित बहन का मामला था, सुना, वो गई थी तो उसका रेप का प्रयास किया गया और उसकी आवाज़ किसी ने नहीं उठाई। ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि नुमाइंदे ऐसे चुनिए जो आपकी नुमाइंदगी करने के काबिल हो। यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपको ऐसा नुमाइंदा देगी जो आप इंशाल्लाह खुश होंगे। जो भी प्रत्याशी हो, आप पतंग का बटन दबाकर उसे कामयाब बनाइए। मैं इसी बात के साथ अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।